हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का टॉपिक नंबर 9 जो कि साम्राज्य और राज्य हैं। ठीक है, जो नए नए साम्राज्य बनते हैं, जो राज्य बनते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी को पता है कि सेकंड पेपर में पूछा जाता है। सेकंड पेपर में जो एसएसटी होता है उसमें 60 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आपका एसएसटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड पेपर के लिए, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, इसको ज़रूर पढ़िए। ये थ्योरी है, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो एक शासक थे समुद्रगुप्त, उनके बारे में दिया गया है और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या बताती है प्रशस्तियाँ, यानी कि जो शासक हुए हैं उनके बारे में क्या क्या लेख हमें देखने को मिलता है या पढ़ने में आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इनकी रचना जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। समुद्रगुप्त अपने शासन काल में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शासक रहे हैं। ठीक है, ये इनके बारे में जो हमें पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ। इलाहाबाद मतलब जो आज का प्रयागराज है, वहाँ पे अशोक स्तंभ था, वहाँ पे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, इनके शासन के बारे में, और इनके दरबार में एक कवि और मंत्री थे जिनका नाम हरिसेन है। उनके द्वारा इनकी जो है इनकी जो रचना है, यानी समुद्रगुप्त के बारे में एक रचना लिखी है। किसने? हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन ने अपनी काव्य में जो है समुद्रगुप्त के बारे में एक लेख भी लिखा था, जो है कविता भी लिखी थी। ठीक है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। जो अभिलेख मिला है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है वो एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। प्रशस्तियाँ लिखने यानी जो अभिलेख लिखते हैं या किसी भी राजा महाराजा की जो प्रशंसा लिखी जाती है किसी स्तंभ या अभिलेख के द्वारा, ये काफ़ी टाइम से पहले था क्योंकि और कोई माध्यम नहीं था। ठीक है, तो लोग जो है जो लेख होता था उसी में लिखते थे। जो है खुदवाया जाता था या फिर लेख लिखा जाता था किसी अभिलेख में। ठीक है, या जो है पत्थर के जो पत्थर होते थे उस पर भी लिखवाया जाता था, स्तंभ बनवाए जाते थे उसमें लिखाया जाता था। ठीक है, इस तरीके से जो भी चीज़ें लिखनी होती थी या जो है प्रजा को बतानी होती थी या जो भी नियम बनाए जाते थे वो अभिलेख के द्वारा ही लिखकर बताया जाते थे। ठीक है, अब ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में यानी कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में जो हमें अभिलेख से पता चलता है उसमें क्या कुछ उनके कवि ने लिखा है। जो कवि हरिसेन ने उनके बारे में लिखा है, क्या कुछ लिखा है उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, हरिसेन ने लिखा है कि कवि यानी हरिसेन ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। यानी जो हरिसेन है जिन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, उनकी प्रशंसा करी है, उन्होंने समुद्रगुप्त को जो है ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंग दिया गया है। ठीक है, यानी जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, ईश्वर के बराबर उनको बताया गया है और बहुत लंबे लंबे प्रशस्ति में वाक्य भी इन्हीं के बारे में दिए गए हैं। जैसे दिया है कि एक जो समुद्रगुप्त हैं एक योद्धा के रूप में उन्होंने जो है पूरा लिखा है। वो देखते हैं कि इनका जो शरीर था वो युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार में लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। यानी जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में लिखा है कि ये युद्ध मैदान में
कुठारों के साथ कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार से लगे घावों के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते थे। किसके बारे में बात हो रही? समुद्रगुप्त के बारे में। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। ये ऐसा राजा है जो कि वीणा भी बजाता था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कौन सा ऐसा शासक है जो संगीतज्ञ था या फिर वीणा बजाता था, तो वो कौन थे? वो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त ने के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। कुछ ऐसे जब पहले सिक्के बनाए जाते थे तो उसमें समुद्रगुप्त की जो है छवि होती थी, यानी उनकी जो है फोटो होती थी, और साथ में उनका जैसे उनको आता था वीणा बजाना, तो वीणा बजाते हुए दर्शाया जाता था, और कुछ अन्य गुण जो होते थे वो भी उसी सिक्के में दर्शाया जाता था। ठीक है, कहीं कहीं उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, जो सिक्के होते जैसे आज के सिक्के में कोई पर्टिकुलर निशान होता है, जैसे गांधी जी बने होते, तो वैसे उस टाइम पे जब समुद्रगुप्त का शासन था तो उस टाइम पे जो सिक्के बनते थे उसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया जाता था या फिर अन्य कार्य करते हुए दिखाया जाता था। यानी समुद्रगुप्त को ही उनके जो सिक्के होते थे उनमें जो है दर्शाया जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, उनकी प्रशंसा के लिए। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ठीक है, जैसे गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने बारे में अभिलेख जो बने थे उसमें दर्शाया था, और जो सिक्के होते थे सिक्कों पे अपना नाम या अपनी जो है जो फोटो होती छपवाया था। वैसे ही जो अन्य शासक होते हैं उनके बारे में हमें जीवनी से पता चलता है कि ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। ठीक है, एक राजा हर्षवर्धन थे, उनकी जीवनी से हमें पता चलता है कि क्या क्या उनकी विशेषताएं थीं। जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हर्षचरित है ये किसकी जीवनी है? तो ये हर्षवर्धन की है। और किसने लिखी है? तो ये है बाणभट्ट ने लिखी है। और किसमें लिखी? संस्कृत में लिखी है। बाणभट्ट जो थे ये किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन 3 लाइन से। ठीक है, कि जो हर्षचरित है ये किसकी जीवनी है? तो ये है हर्षवर्धन की जीवनी। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट ने हर्षचरित को किस भाषा में लिखा है? तो ये संस्कृत में लिखा है। और जो ये हर्षचरित है किसकी जीवनी है? तो ये हर्षवर्धन की है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये किसके थे? हर्षवर्धन के थे। तो कई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ अन्य शासकों के भी प्रशस्तियां मिलती हैं, जैसे पल्लव वंश, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की भी जो प्रशस्तियां होती हैं, उनके जो प्रशंसा में चीज़ें लिखी गई वो भी मिलती हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पल्लव थे उनका राज्य और राजधानी कहाँ था? तो जो पल्लव था उनका राज्य और उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। किनका राज्य? पल्लवों का। और चालुक्यों की बात करी जाए तो इनका जो राज्य फैला था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो वो थी चालुक्यों की। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अब पूछा जा सकता है कि जो रवि कीर्ति है किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो रवि कीर्ति द्वारा जो प्रशस्ति रचा गया है या लिखा गया है उसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वज खासतौर से पिछली जो 4 पीढ़ियाँ थी उनके बारे में बताया गया था। यानी जो उन्होंने प्रशस्ति लिखी है पुलकेशिन द्वितीय की उसमें उनके 4 पीढ़ियों के बारे में दर्शाया गया है उनके साथ साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा।
बाकी चीज़ें जब क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि जो समुद्रगुप्त हैं उनके जो दरबारी कवि थे वो हरिशेर थे। इन्होंने इनके बाद जो है प्रशस्ति लिखी थी, इनके बारे में जो है प्रशंसा करी थी। और जो प्रशस्ति होता है वो उसका जो अर्थ होता है वो प्रशंसा करना होता है। ठीक है, और एक ऐसा शासक जो बीड़ा बजाता था वो कौन सा शासक था? वो था समुद्रगुप्त। कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शासक जो संगीतज्ञ था। ठीक है, तो वो समुद्रगुप्त था जो कि गाना भी गाता था और साथ में बीड़ा भी बजाता था। ठीक है, और दूसरा पूछा जा सकता है कि जो हर्षवर्धन है उनके दरबारी कवि कौन थे? तो वो है बाणभट्ट। इन्होंने संस्कृत में इनकी जीवनी यानी हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी जिसका नाम हर्षचरित है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी जो कि एक व्यापारी केंद्र था। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी क्लास है, ये 9 नंबर टॉपिक है। ठीक है, एक और टॉपिक है जो 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, एक और टॉपिक बचा है। उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन आंसर उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।